गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 6 शब्द रचना पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ा था। आज हम इसका जो तीसरा टॉपिक है समास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि समास किसे कहते हैं, समास विग्रह करने की क्या प्रक्रिया होती है और समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। सबसे पहले समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, यानी संक्षिप्तीकरण करना, छोटे रूप में लिखना। तो समास की जो परिभाषा है वो क्या कहती है? दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या कहा जा रहा है? दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करने का मतलब क्या होता है? छोटा रूप लिखना, ठीक है, उसको इकट्ठा करके लिखना, छोटे रूप में लिखना संक्षिप्तीकरण कहलाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे देशभक्त दो शब्दों से मिलकर बना है, देश और भक्त, ठीक है ना। ये समस्त पद है समझ में। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को। इसी प्रकार हमने इससे पहले संधि के बारे में भी पढ़ा था। संधि में क्या था? दो या दो से अधिक वर्णों का मेल, पारस्परिक मेल, वर्णों का मेल होता है। और समास में किसका मेल हो रहा है? शब्दों का मेल हो रहा है। क्लियर हुआ? संधि और समास का डिफरेंस भी क्लियर होना चाहिए आपको कि संधि वर्णों का मेल है और समास शब्दों का मेल है। तो यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है, देशभक्त। देश और भक्त दो अलग अलग शब्द हैं। दो शब्दों को मिलकर एक शब्द बनाया गया है, देशभक्त, ठीक है ना। जो ये मिलाकर शब्द बनाए गए हैं, दो शब्द, इन दोनों शब्दों को मिलाकर जब हम लिखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? समस्त पद लिखते हैं। ठीक आया समझ में? समस्त पद किसे कहेंगे? जब दो शब्दों को मिलाकर अगर हम किसी नए शब्द की रचना करते हैं तो वह समस्त पद कहलाता है। जैसे देशभक्त। अब इसी देशभक्त को मैं अलग अलग लिख दूं, देश को अलग लिख दूं, बीच में घनात्मक चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह लगा दूं और फिर लिखूं भक्त। तो ये जो बीच में जो प्लस का चिन्ह लगा है, ये समास विग्रह करने की प्रक्रिया हो गई। मतलब दोनों शब्दों को मैंने अलग अलग करके लिख दिया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो दोनों शब्द हैं, इसमें जो पहला वाला शब्द है या जो पहला वाला पद है उसे क्या कहते हैं और जो दूसरा वाला शब्द है उसे क्या कहते हैं। यानी समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद यानी पहला वाला जो शब्द है उसको पूर्व पद कहते हैं और दूसरा वाला जो पद है उसे उत्तर पद कहते हैं। एक और उदाहरण देखिए, विद्यालय। विद्यालय अभी यहाँ पर क्या है? समस्त पद है, क्योंकि इसके बीच में कोई घनात्मक चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह नहीं है ना, तो इसलिए ये यहाँ पर क्या है? समस्त पद है। जब हम प्लस के चिन्ह को हटाकर दोनों शब्दों को जोड़कर लिख देते हैं तो वह समस्त पद कहलाता है। और जब हम दो शब्दों को अलग अलग करके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे या कोई विभक्ति चिन्ह उसके वहाँ पर आ जाएगा तो वो क्या होगा? समास विग्रह हो जाएगा। क्लियर हुआ? समास विग्रह का मतलब क्या हुआ कि उसमें हम विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करेंगे। विभक्ति चिन्ह कौन से? जैसे तत्पुरुष में कारक चिन्ह आएंगे, ठीक है ना, और कर्मधारय में अलग आएंगे, बहुव्रीहि में अलग आएगा, द्वंद्व में जैसे जो हाइफन, बीच में हाइफन लगता है उसकी जगह और का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार उसके आधार पर हम समास विग्रह करेंगे। विद्या प्लस आल्य। अब यहाँ पर विद्या तो है पूर्व पद और आल्य है उत्तर पद। क्लियर हुआ यहाँ तक कि समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। संक्षिप्त करना मतलब छोटे रूप में लिखना, छोटा रूप, संक्षिप्तीकरण करना, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाना, विभक्ति चिन्हों को हटाकर जब हम शब्द का निर्माण करते हैं तो वो समस्त पद कहलाता है। और जब हम विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हुए शब्द का निर्माण कर रहे हैं तो वह समास विग्रह कहलाता है। देखिए समास विग्रह क्या होगा? समस्त पद को अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद क्या था? विद्यालय। अब विद्यालय को हमने अलग अलग करके लिखा तो वह क्या कहलाया? समास विग्रह कहलाया। क्लियर हुआ यहाँ तक कि समास विग्रह किसे कहते हैं और समास किसे कहते हैं? समस्त पद किसे कहते हैं? समास विग्रह किसे कहते हैं?
ठीक है। अब इसके बाद देखिए समास के भेद। समास मुख्य 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम शब्द प्रधान होता है। अब प्रथम शब्द कौन सा? पूर्व पद। इसमें 2 पद जाने थे हमने कि पहला जो शब्द होता है वो पूर्व पद कहलाता है और दूसरा जो शब्द होगा वह उत्तर पद, यानी जो पहला पद होगा वह पूर्व पद कहलाएगा और दूसरा जो पद होगा वह उत्तर पद कहलाएगा। तो यहाँ पर अव्ययी जो भाव समास है उसमें पहला शब्द या पहला पद जो है, पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है। प्रधान मतलब उसी पर ही सारी प्रक्रिया डिपेंड करती है, निर्भर है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए, एक ही शब्द को दोहराकर बनाए गए शब्द में भी अव्ययी भाव समास होता है। एक ही शब्द जैसे हाथों हाथ, रातों रात, सफा साफ, है ना, एकाएक। तो एक ही शब्द को बार बार दोहराकर लिखना भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। इसके बाद अव्ययी भाव समास का समस्त पद क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्रिया किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम को करना, है ना, जो किसी काम को करने का या होने का बोध कराता हो वो क्रिया कहलाता है। विशेषण क्या कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। अब आप कहेंगे संज्ञा सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसे कहते हैं? जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं वो संज्ञा कहलाता है और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या हुआ? जो क्रिया की भी विशेषता बताता हो वह क्रिया विशेषण कहलाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यहाँ पर अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, एकाएक, फटाफट। अब देखिए, फटाफट एक ही शब्द को 2 बार दोहराया गया है तो ये अव्ययी। एकाएक एक ही शब्द को 2 बार दोहराया गया है, ठीक है ना। प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिदिन, है ना, इसमें प्रति यानी जो प्रथम पूर्व पद जो है वो प्रधान है। कैसे? दिन कैसा है? हर दिन, हर दिन एक जैसा होता है ना, तो प्रतिदिन। प्रति एक, प्रत्येक का एक एक, एकाएक का एक एक, फटाफट का फटफट। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखो कुछ और उदाहरण ऐसे भी हो सकते हैं जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, ठीक है, यथानुसार, आजीवन, है ना, जीवन के अनुसार। तो ये सारे शब्द अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं जिसमें जो पहला पद होता है वह प्रधान होता है। अगला उदाहरण जो भेद है वो देखिए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें समस्त पद बनाने पर विभक्ति का लोप हो जाए। समस्त पद मतलब शब्द को जब हम एक साथ करेंगे तो विभक्ति का लोप हो जाएगा। विभक्तियाँ किसे कहते हैं? कारक पढ़े हैं आपने, पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे। कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, अधिकरण में, पर पे, ठीक है ना। ये सारे कारक चिन्ह जो होते हैं ये सभी तत्पुरुष में आते हैं। इसमें कर्ता और संबोधन को छोड़कर जो 6 कारक चिन्ह हैं वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो लोप हो जाना मतलब छुप जाना। अगर विभक्ति चिन्ह का लोप, जैसे रसोई घर, ठीक है, अभी ये क्या है? समस्त पद है। अब इसका अगर मैं विग्रह करूं तो क्या लिखूंगी? रसोई के लिए घर। तो के लिए जो शब्द मैंने लगाया है ना वो यहाँ पर विभक्ति है। आया समझ में? रसोई के लिए घर, राजा, राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। तो का यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है और का को हटा दूंगी तो राजपुत्र और राजा का पुत्र। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद देखिए, समस्त पदों के खंडों में से एक विशेषण या उपमान होता है और दूसरा विशेषण या उपमेय होता है। अब जो तत्पुरुष समास है इसमें विशेषण और उपमेय, उपमान, इस तरह के विभक्ति समस्त पदों का खंड होगा। खंड मतलब एक पद तो विशेषण होगा, एक पद उपमान होगा या दूसरा पद विशेषण होगा और एक उपमेय होगा। इस प्रकार यहाँ पर इन पदों की रचना की गई है। तीसरा इसका जो मुख्य बात है वो है तत्पुरुष समास में पदों या खंडों के बीच किसी कारक की विभक्ति होती है। ये मैंने आपको बता दिया कारक कौन कौन से।
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो ये सारी जो विभक्तियां हैं ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, गौरांग तो गोरा अंग, रोग मुक्त रोग से मुक्त, तो से यहाँ पर कारक विभक्ति चिन्ह आया। स्वर्गीय स्वर्ग को गया, सच्चरित्र अच्छा है चरित्र जिसका, सर्वप्रिय सबको प्रिय, हस्तलिखित हाथ से लिखा गया। आया समझ में? शरणागत शरण में आना, मताधिकार मत का अधिकार, देश निकाला देश से निकाला, चंद्रमुख चंद्र के समान मुख। तो ये यहाँ पर तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। और भी उदाहरण जैसे पथभ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, ठीक है, प्राणदान प्राण का दान। तो ये का में से ये सब क्या है? कारक चिन्ह है। और कुछ यहाँ पर जो विशेषण विशेष जैसे कमल नयन, कमल के समान है जिसके नयन, ये कर्मधारय समास में भी आता है, ठीक है ना, और तत्पुरुष समास में भी आते हैं। इसके बाद तीसरा जो भेद है इसका वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होंगे, उसे द्वंद्व समास के नाम से जाना जाता है। और विग्रह करने पर मध्य में और या एवं लगाना पड़ता है। जैसे इसका जो उदाहरण होगा, इनमें दोनों पद प्रधान होंगे, मतलब दोनों पद की अपनी अपनी अहम भूमिका होगी। जैसे माता पिता दोनों अपने आप में अहम है, इन दोनों का जब हम विग्रह करेंगे तो बीच में जो हाइफन चिन्ह लगा है उसको हटाकर हम और लगा देंगे, और जब समस्त पद बनाना होगा तो इस और को हटाकर बीच में हाइफन चिन्ह लग जाएगा। ये जो छोटा सा माइनस का चिन्ह लगा है ना, ये लग जाएगा, ठीक है। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण, ठीक है, काम काज काम और काज। क्लियर हुआ? इसके बाद चौथा समास देखिए, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, समस्त पद को प्राप्त होने वाला अन्य अर्थ प्रधान होता है। मतलब जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तब हमें पता चलता है कि इसके ना तो पूर्व पद प्रधान है ना ही इसका उत्तर पद प्रधान है, बल्कि यह तीसरे पद की ओर ही संकेत करता है। जैसे दशानन, ठीक है। अब जब हम इसका विग्रह करेंगे, दश है आनंद जिसके, दश का अर्थ क्या होता है? 10, आनंद का अर्थ होता है मुख, तो 10 मुख वाला कौन है? अब आपके माइंड में फटाफट से क्लिक हो जाएगा कि कौन है 10 जिसके 10 सर हैं? रावण। तो तीसरा अर्थ क्लिक हो रहा है, क्लियर हुआ? जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, बड़ा पेट किसका है? श्री गणेश का। आया समझ में? तो इस प्रकार से जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तब हम इसके तीसरे अर्थ की ओर जाएंगे। तीसरा अर्थ प्रधान होता है, वह बहुव्रीहि समास होता है। इसमें देखिए त्रिनयन। अब त्रिनयन, 3 नेत्रों वाले कौन है? अब आपको पता होना चाहिए कि 3 नेत्र किसके हैं? भगवान शिव के। 10 भुज, 10 भुजाएं किसकी है? माता दुर्गा। लंबोदर, लंबा उदर किसका है? श्री गणेश। मुरारी, कौन है मुरारी? श्री कृष्ण। गिरिजा, पार्वती। पीतांबर, पीला अंबर जिसने पीले वस्त्र धारण किए हैं, कौन है? श्री कृष्ण। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद पांचवा जो भेद है आपका कर्मधारय समास। जिस सामासिक पद में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, ठीक है। पूर्व पद विशेषण कैसे? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता हो। विशेषण जानते हो, मीठा खट्टा, जो रंग रूप है ना, गुण दोष, इन सब का बोध हमें करा रहे हो वह विशेषण कहलाते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हो, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए नील कमल, तो कमल यहाँ पर क्या है? संज्ञा, और नील इसकी विशेषता है ना। तो विशेषण पूर्व पद विशेषण हो गया और उत्तर पद विशेष्य हो गया। विशेष्य का अर्थ क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताता हो। आया समझ में? तो नीला है जो कमल, पीतांबर पीले हैं जो वस्त्र, दीर्घायु दीर्घ है जिसकी आयु, सज्जन सत है जो जन,
कर्मधारय समास समझ में आया कि इसमें उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद मतलब जो विशेष्य होगा वह प्रधान होगा, और पूर्व पद जहाँ पर विशेषण होगा वह निश्चित रूप से कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। आया समझ में? इसके बाद आपका जो अंतिम समास का भेद है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो। संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध करा रहे हो वो संज्ञा है, और संख्यावाची मतलब नंबर्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, ठीक है। प्रथम पद तो संख्यावाचक होना चाहिए और अंतिम पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, त्रिदेव, त्रि का अर्थ होता है तीन, देव तीन देवताओं का समूह, सप्त ऋषि, सप्त का अर्थ होता है सात, सात ऋषियों का समूह, तिरंगा तीन रंगों का समूह, त्रिवेदी तीन वेदों को जानने वाला, ठीक है। पंचवटी पांच वटों का समूह, शताब्दी है ना 100 वर्षों का समूह, ठीक है। सप्ताह 7 दिनों का समूह। आया समय? दोपहर, दोपहर का मतलब दो पहरों का, पहरों मतलब समय का समूह। आया समझ में? ये सब यहाँ पर क्या है? संख्यावाचक है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक होना चाहिए और जो अंतिम पद है वो संज्ञा होना चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद देखिए कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है। कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है, जबकि बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कर्मधारय में पदों में विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान का संबंध होता है, और बहुव्रीहि में दोनों पद प्रसंग के अनुसार अन्य विशिष्ट अर्थ को प्रदान करते हैं। मतलब कर्मधारय में तो विशेषण की महत्ता होती है, उपमेय, उपमान की महत्ता होती है, जबकि बहुव्रीहि समास जो है वो विशिष्ट अर्थ को संकेत करता है, विशिष्ट अर्थ को बताता है। क्लियर हुआ है यहाँ तक? आज हमने समास के बारे में पढ़ा। समास में सबसे पहले तो हमने इसका शाब्दिक अर्थ जाना। क्या होता है शाब्दिक अर्थ? संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप। इसके बाद हमने समास की परिभाषा देखी। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है, और इन्हीं जो समस्त पद होता है इसे अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इसके हमने अलग अलग उदाहरण देखे, परिभाषाएं देखी। क्लियर हुआ आपको? धन्यवाद।